तो हाय फ्रेंड, आप ये जो कागज देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये है जमीन की। जब आप कोई भी जमीन की रजिस्ट्री कराते हो तो आपको कौन कौन से कागज की ज़रूरत पड़ेगी वो आज आप समझ लीजिएगा, क्योंकि भविष्य में कभी ना कभी आपको काम पड़ सकता है। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्योंकि रजिस्ट्री कराते समय बहुत सारी चीज़ों के साथ ये भी हो जाता है कि कोई नंबर छूट जाता है, तो वो हम कैसे इन कागजों में देखें, कैसे बचें फ्रॉड से, और बहुत सारी चीज़ें आपको सब समझाऊंगा। कौन कौन से ये टोटल वो कागज़ हैं जो कि रजिस्ट्री में लगते हैं और जमा होते हैं, और फिर उसके बाद आपके नाम पर ज़मीन आ जाती है। ठीक है ना। चलिए अब मैं आपको शुरुआत से ही बताता हूँ। जैसे वैसा तो ऐसा है कि आप जब भी रजिस्ट्री कराने के लिए जाएंगे तो कोई ना कोई दलाल मिल जाता है, और जाहिर सी बात है हम दलाल से ही कराते हैं, खुद नहीं कराते, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे कागज़ होते हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता होता है। लेकिन वहाँ पर समझने वाली बात यह है कि दलाल क्या करता है। दलाल तो आपसे पैसे ले लेगा, उसको फटाफट से काम करना है, लेकिन उसको जांचना समझना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो जाता है, कोई नंबर मिस्टेक के कारण छूट जाता है और फिर बाद में वो ज़मीन आपको नहीं मिल पाती है। तो आपको बताता है, देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाता जाऊँगा। ये जो आप कागज़ देख रहे हैं यहाँ पर, ये मेरे हाथ में है, और यहाँ पर ये जो कागज़ है यहाँ पर लिखा हुआ है सर्टिफिकेट नंबर। ये एक मुख्य कागज़ होता है जो कि हमें तहसील से मिल जाता है, तहसीलदार द्वारा, और वहाँ पर जब हम सारे कागज़ जमा कर देते हैं तो उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है जिस पर आपको अंगूठा लगाना होता है अपना, और साइन भी करने होते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर मिलता है, और यहाँ पर आपका नाम, पता, और उस जो व्यक्ति बेच रहा है उसका नाम, और कितने में बेची है, और रजिस्ट्री स्टाम्प खर्चा कितना है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। ठीक है ना। तो ये तो होगा पहला पेज, और ये स्टाम्प होता है और जिस पर एक लिखा होता है, यानी कि इसी को आप ई स्टाम्प भी कह लेते हैं कई लोग, तो ये ई स्टाम्प भी है, और मैनुअली भी मिलता है, लेकिन अधिकतर अब ई स्टाम्प मिलने लगे हैं। उसके बाद अब लगता है दूसरा पेज। दूसरा पेज मैं यहाँ पर आपको कुछ ही दिखा पा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा। तो दूसरा पेज में ये जो दो लोग आप होते हो, यानी कि एक क्रेता और एक विक्रेता, और दो लोग होते हैं गवाही, जो कि आपकी गवाही के तौर पर लगाए जाते हैं, तो उनकी भी आपके साथ फ़ोटो लगी रहेगी और उनके यहाँ पर साइन होंगे। और उसके नीचे लिखिए विक्रय पत्र पर लिखा होता है पूरा पता कि कहाँ की ज़मीन है, उसका जो है कौन सा तहसील है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई होती हैं, और अधिकतर हिंदी में लिखा होता है, इसलिए आपको कभी कभी कन्फ्यूजिंग भी हो जाती है कि जो है हिंदी में आपको समझने में अगर दिक्कत हो रही है तो आपको समझना पड़ेगा। हाँ, कई जगह इंग्लिश में लिख देते, लेकिन अधिकतर हिंदी में ही लिखा जाता है। यहाँ पर ये सब लिखा जाता है कि कितनी में आपने ज़मीन खरीदी है, कितने हेक्टेयर है, और क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई होती हैं। यहाँ पर भी आपका साइन होता है। उसके बाद अगला जो पेज होता है, यहाँ पर जो विक्रेता है उसकी पूरी डिटेल्स लिखी होती है, उसका मोबाइल नंबर, ये फ़िलहाल मैं यहाँ पर नहीं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, उसका विक्रेता का नाम, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड नंबर। ठीक है ना। ये सब चीज़ें लिखी हुई होती हैं। उसके बाद मैं ये भी बताऊँगा कि आपको क्या क्या लेके जाना पड़ेगा जब आप ज़मीन की रजिस्ट्री कराने के लिए जाएंगे। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आपको आपका क्रेता का भी नाम लिखा जाएगा, उसका मोबाइल नंबर, उसका आधार कार्ड नंबर और पैन कार्ड नंबर। पैन कार्ड होना अनिवार्य रहेगा। यहाँ पर भी आपके साइन होंगे। उसके बाद फिर आता है मेन एक और पेज रहता है जो कि इस तरीके से, इसको मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। यहाँ पर पूरी लिखा रहता है कि जो ज़मीन है वो किस क्षेत्र में है, किस मौजे में है, और यहीं पर आपको परखना होता है। क्या परखना होता है, देखिए यहाँ पर आपको जो ये नंबर लिखे दिख रहे हैं, यही वो नंबर हैं जो कि ज़मीन के नंबर होते हैं, और अगर ये नंबर छूट जाता है तो आपको उतना रकबा फिर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना होता है। जैसे मान लीजिए मैंने किसी से ज़मीन खरीदी, उसने कहा कि हम आपको 1 एकड़ ज़मीन बेच रहे हैं। ठीक। अब हम उससे ये आइडेंटिफाई करेंगे कि 1 एकड़ ज़मीन में तो कौन कौन से नंबर हमें बेच रहा है, तो वो बताएगा कि ये नंबर हैं, फलाने फलाने नंबर हैं, और ये फलाने फलाने नंबर जोड़ करके इतनी एकड़ ज़मीन हो रही है। अगर आप इसको सही से नहीं समझ पाए तो आप जो भी वहाँ का लेखपाल हो उस क्षेत्र का, उससे आप ज़रूर समझ लीजिएगा। उसके बाद जब आप रजिस्ट्री कराने जाएंगे तो ऐसा एक कागज़ बनेगा, तो आप इसको चेक कर लीजिए कि
उस व्यक्ति ने जो नंबर बताए थे या लेखपाल ने जो नंबर बताए थे वो सारे यहाँ पर नोट हैं या नहीं है, ये नंबर आपको पहले से लिख के रखने होंगे, इतना ध्यान रखना। कई बार मिस्टेक हो जाता है, अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक भी नंबर अगर नोट नहीं होता है तो उस नंबर की जितनी भी ज़मीन होगी वो ऐड नहीं होगी, और बहुत सारे लोगों के साथ ये हो जाता है ना। ये यहाँ पर यही चीज़ें लिखी हुई होती हैं जो भी आपके नंबर है, ठीक है ना। उसके बाद अगला आता है, यहाँ पर लिखी हुई होती है संपूर्ण ज़मीन आपकी कितनी है, और यहाँ पर वो क्यों बेच रहा है, जो विक्रेता है उसकी क्या मजबूरी है, और कितने रुपए में बेची गई है, कितने का स्टाम्प है, यहाँ पर उसकी पूरी डिटेल्स दी हुई होती है। ये हो जाता है 5वां पेज। उसके बाद एक और पेज लगा रहता है। इस पेज में क्या होता है मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। ये है चेक, ठीक है ना, ये चेक है, आप देख पा रहे होंगे, शायद स्क्रीन पर दिख रहा हो, ये चेक है। इन्हीं चेक के द्वारा पैसा दिया जाता है। आप अब ज़मीन के लिए नगद पैसा नहीं दे सकते। आप सोचेंगे कि हम नगद किसी को पैसा दे दें और ज़मीन ले लें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब आपको चेक के द्वारा ही पैसा देना होगा। हाँ, यानी कि 1 लाख से कुछ कम, 1 लाख से ज़्यादा नहीं, उससे कुछ कम पैसा आप नगद दे सकते हैं, और उससे ज़्यादा आप पैसा जो है आप नगद नहीं दे पाएंगे। आपको चेक के द्वारा ही पैसा देना होगा। थोड़ा बहुत आप दे सकते हैं नगद। तो यहाँ पर वो लिखा होता है कि आपके जो चेक हैं उन चेक के द्वारा आपने कौन कौन सा नंबर यहाँ पर है वो नंबर नोट होगा, और कितना पैसा चेक के द्वारा आपने ज़मीन खरीदने के लिए दिया है वो यहाँ पर लिखा होगा। जैसे मान लीजिए आपने 5 या 6 लाख में ज़मीन ली है तो वो यहाँ पर लिखे होंगे, और 6 लाख में आपने कितने चेक लगाए हैं वो भी यहाँ पर लिखे होंगे, उनकी संख्या भी लिखी होगी, ठीक। तो ये हो जाता है यहाँ पर, और ये चेक वगैरह की ये पूरी डिटेल्स दी होती है। तो आपको ये चेक नंबर भी नोट कर लेना है कि वाकई में ये चेक, और ये चेक नंबर लिखा होता है चेक के सबसे नीचे, आप ध्यान रखिएगा, सबसे नीचे चेक नंबर लिखा होता है, ठीक। अब चलिए उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यहाँ पर ये जो ज़मीन है, जो 2 गवाही लगते हैं, उन गवाही की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी जाएगी कि वो कहाँ के हैं, कौन है, और ये सब यहाँ पर 2 गवाहियों की साइन होंगे और उनका यहाँ पर डिटेल्स लिखी हुई होगी। उसके बाद यहाँ पर जो है साइन वगैरह हो गए, मोहर वगैरह लगेगी, जो भी यहाँ पर जो है तहसीलदार वगैरह होंगे। और उसके बाद यहाँ पर ये आता है नक्शा। तो यहाँ पर नक्शा में जो खाता संख्या होता है वो लिखा होता है, और यहाँ पर आरजी नंबर भी लिखा होता है, और यहाँ पर जो उसके आसपास जो भी, जैसे मान लीजिए जहाँ पर आपने खेत लिया उसके आसपास जितने भी लोग हैं उनके भी नाम लिखे होंगे। तो आपको ये ध्यान यहाँ भी देना है कि वाकई में मेरे को जो ज़मीन बेची है उसने, क्या वो इन्हीं के अंदर में ऐसा तो नहीं कि ज़मीन यहाँ वो दूसरी जगह की बेच दी हो और मेरे को दिखा दिया कि मैं यहाँ की ज़मीन बेच रहा हूँ। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। तो ये भी लिखा होता है कि भाई आपके आसपास कौन कौन खातेदार हैं, तो वो यहाँ पर लिखा होता है। और बस इतना ही होता है इसमें। और ये सारे कागज़ जब बन जाते हैं उसके बाद आपसे अंगूठा लगता है, आपका भी और विक्रेता का भी, और यहाँ पर आपके जो है साइन भी होंगे। ये सब चीज़ें होने के बाद जमा हो जाता है, और 1 महीने में आपकी जो रजिस्ट्री है वो हो जाती है। और 1 महीने बाद आप दाखिला खारिज के लिए जो है अपील कर सकते हैं, आप दाखिला खारिज करवा सकते हैं। और 1 महीने बाद जब आप दाखिला खारिज के लिए लगाओगे तो 12 से 15 दिन और लगेंगे। उसके बाद आपको आपके नाम से खतौनी तो नहीं आएगी, क्योंकि आपके नाम से खतौनी आने में लगभग आपको 4 से 5 साल तक का समय लगता है। हाँ, लेकिन उसके नीचे, खतौनी के नीचे बीच में आपका लिखा रहेगा कि फलाने व्यक्ति की ज़मीन फलाने व्यक्ति ने खरीदी हुई है। तो इस तरीके से ज़मीन। और हाँ, आपको एक चीज़ और बता दूं, जब आप ये पूरे कागज़ जमा कर देंगे, आप पूरी रजिस्ट्री, आपके जो कागजी है वो कागजी काम हो चुका है, तो आपको एक रिसीविंग मिलेगी इस तरीके से। इस रिसीविंग में ये सब चीज़ें लिखी हुई होती हैं कि जो है यहाँ पर आपका जो आवेदन संख्या होती है वो लिखी हुई होती है, और किस दिनांक में है ये लिखी हुई होती है, कितने रुपए में हो ये लिखी हुई होती है। ये भी आपको चेक करना है। यहाँ पर मोहर लगी होगी, और ये जो है रजिस्ट्रीकरण जो अधिकारी होता है उसके हस्ताक्षर भी होंगे और उसकी मोहर लगी होगी। ये चीज़ आपको नोट कर लेनी है, देखनी है। आपको ये रिसीविंग जरूर लेनी है। देखो, हर चीज़ की बिना रिसीविंग क्या आपके पास क्या सबूत होगा, तो ये भी आपको रिसीविंग ले लेनी है, और उसके बाद आपकी ज़मीन नाम होगी। अब आपके अगर कोई सवाल है या कोई आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।